नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। 3 तो हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे हिंदू से और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ORF का। ORF मतलब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक है। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इसी का ORF का, इंडिया का WHO में लीडरशिप रोल के बारे में। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नीट एग्जाम से संबंधित। उसके बाद तीसरा आर्टिकल क्वारंटीन की पॉलिसीज में यूनिफॉर्मिटी से संबंधित और सबसे लास्ट में बिहेवियरल चेंज से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के लीडरशिप रोल के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हम बैकग्राउंड की बात पहले करते हैं। WHO देखो UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। काम क्या है? काम ये है वर्ल्ड में हेल्थ और डिजीज रिलेटेड इश्यूज की गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, वर्ल्ड में विभिन्न डिजीज को इरेडिकेट करना और इसके लिए वर्ल्ड के रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। WHO की हेल्थ असेंबली में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है एक बोर्ड के द्वारा, WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इस बोर्ड में देखो टोटल 34 मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स को चुना जाता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। इस बोर्ड की एक साल में 2 बार मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, एक बार जनवरी में और एक बार मई में। अब इसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है इंडिया को। 22 मई से इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं वो इस बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे। अभी तक जापान के जो मेंबर थे वो चेयरमैन थे इस बोर्ड के। इंडिया को देखो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन ऐसी सिचुएशन में चुना गया है जब WHO को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इस महामारी से निपटने में WHO ने अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी WHO में। काफ़ी दिनों से ये वायरस चाइना में एक्टिव था, फिर भी WHO ने वर्ल्ड को आगाह नहीं किया और WHO ने जब वर्ल्ड को इन्फॉर्म किया इस वायरस के बारे में तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोप ये भी लगता है कि WHO चाइना की एक कठपुतली के तौर पे काम कर रहा है। मतलब इंडिया ने ऐसे समय में इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड की लीडरशिप संभाली है जब चारों दिशाओं से ये मांग उठ रही है कि WHO में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। रिफॉर्म्स जैसे कि WHO को एम्पावर किया जाए और ज़्यादा कैपेबल बनाया जाए ताकि WHO कॉम्प्लेक्स हेल्थ सिचुएशन से डील कर सके। जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें रियल वॉइस प्रोवाइड की जाए। WHO के अंदर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, वर्किंग में परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग रीजन्स की ज़्यादा गहराई से ओवरसाइट होनी चाहिए, यानी ज़्यादा गहराई से सुपरविजन होना चाहिए। आरोप ये लगता है WHO पर कि कुछ रीजन्स पर WHO ज़्यादा ध्यान देता है लेकिन कुछ रीजन्स में WHO ज़्यादा ध्यान नहीं भी देता है। और सबसे लास्ट में यह भी इंश्योर करना जरूरी है कि सस्टेनेबल बेसिस पर WHO को फंडिंग मिलती रहे और फंडिंग को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा रहा है इसमें भी ट्रांसपेरेंसी रहे। तो ये सारे रिफॉर्म्स हैं जिनको WHO में लाने की आवश्यकता है। इंडिया ने भी समय समय पर इन रिफॉर्म्स की वकालत की है। जैसे हाल ही में G20 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने बोलते हुए कहा था कि WHO में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। तो अब देखो जबकि इंडिया WHO में लीडरशिप रोल अख्तियार करेगा तो इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा इन रिफॉर्म्स की और ज़्यादा एनर्जी के साथ वकालत करने की। देखो अगर WHO की परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करें पिछले कुछ सालों में, कुछ डिजीज ऐसे हैं जिनको इरेडिकेट करने में WHO ने अच्छा रोल प्ले किया है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, पूरी तरह से ट्यूबरक्लोसिस खत्म नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ट्यूबरक्लोसिस के केसेस को कम करने में WHO ने अच्छा रोल प्ले किया है। स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है, HIV के केसेस कम हुए हैं। तो इन डिजीज को टैकल करने में WHO ने अच्छा रोल प्ले किया है। लेकिन इबोला और अब ये कोविड-19, इन डिजीज को अच्छे से टैकल नहीं किया गया है WHO के द्वारा। इसीलिए मांग की जाती है कि ये सब रिफॉर्म्स WHO में आने चाहिए ताकि WHO आगे से कम अच्छा काम करें। और फिलहाल देखो सिचुएशन ये भी है
कि विभिन्न देश मांग कर रहे हैं कि एक ओपन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि पता लगाया जा सके कि ये वायरस आखिरकार ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। जबकि चाइना नहीं चाहता कि इस इशू पर कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो, तो प्रेशर होगा इंडिया पर। एक तरफ यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो पब्लिकली ये डिमांड कर चुके हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये वायरस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। और देखो, ये वो देश हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हुए हैं पिछले कुछ सालों में। जैसे क्वाड जो ग्रुप है इंडो पैसिफिक रीजन में, उनका मेंबर है इंडिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, यूएसए भी और जापान भी। तो इंडो पैसिफिक रीजन में आप कह सकते हो ये इंडिया के पार्टनर कंट्रीज हैं। तो ये तो इंडिया को बोलेंगे ना, अब इंडिया के पास लीडरशिप रोल है कि भाई इंडिया, आप भी एज ए लीडर इस बात को लेके हमारा समर्थन करो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस इशू पर। तो इंडिया के ऊपर दबाव और आएगा कि इंडिया एज ए लीडर इस बात की वकालत करें। दूसरा देखो, ताइवान का इशू है। ताइवान लंबे समय से WHO का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन चाइना नहीं बनने देना चाहता। चाइना कहता है कि ताइवान हमारा ही एक प्रोविंस है, तो अलग से मेंबरशिप देने की आवश्यकता नहीं है ताइवान को। तो अब इंडिया के पास लीडरशिप रोल आ गया WHO में, तो इंडिया पर भी प्रेशर होगा कि भाई आप लीडर हो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, आप भी इस मांग का समर्थन कीजिए कि ताइवान को WHO का मेंबर बनना चाहिए। ताइवान ने देखो वैसे इस महामारी की सिचुएशन में इंडिया को इक्विपमेंट्स भी सप्लाई किए, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडिया एज ए लीडर इन मांगों का समर्थन करेगा? देखो, अगर इंडिया के पास्ट को देखें तो पास्ट से ये पता लगता है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से कतराता है। इंडिया के बारे में ये भी बोला जाता है, इंडिया हमेशा फेंस पर बैठा रहता है, ना तो आगे की साइड जाता है ना ही पीछे की साइड। मतलब एक स्टैंड इंडिया नहीं ले पाता है इंपॉर्टेंट इश्यूज पर। जबकि देखो, आपको अगर लीडर बनना है, एक तरफ इंडिया चाहता है कि हमें वर्ल्ड के विभिन्न कंट्रीज लीडर माने, ग्लोबल लीडर की भूमिका में तो इंडिया आना चाहता है, बट प्रॉब्लम यही है कि इंडिया स्टैंड नहीं लेना चाहता। जैसे देखो, ताइवान के इशू पर अभी तक इंडिया ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया है, क्योंकि इंडिया को लगता है कि चाइना इससे नाराज हो जाएगा, इसीलिए कभी इंडिया ने चाइना को ताइवान के इशू पर नाराज नहीं किया है। लेकिन जबकि देखो, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है, यूएन में, दूसरे मंचों पर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद करता है चाइना इंडिया को कंटेन करने के लिए। अदरवाइज देखो, चाइना और पाकिस्तान के बीच इतनी गहरी दोस्ती का कोई मतलब बनता ही नहीं है। रीजन एक ही है, इंडिया। इंडिया को कंटेन करने के लिए ये दोनों देश एक साथ आए हैं। और अभी तो चाइना इंडियन ओशन में भी अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज करता जा रहा है। साउथ एशिया में चाइना इंडिया के इन्फ्लुएंस को कमजोर करता जा रहा है। इंडिया नेपाल के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया। इवन कुछ लोग तो, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि नेपाल ने लिपू लेक के पास जो सड़क बनी है मानसरोवर यात्रियों के लिए, उस सड़क का विरोध इसलिए किया है कि चाइना ने उन्हें उकसाया है। चाइना ने इशारा किया है नेपाल को कि आप इसका विरोध कीजिए और बोलिए कि ये काला पानी के अंदर में आती है सड़क और इस पर आपका हक नहीं है, इंडिया हमसे हमारा एरिया छीन रहा है। तो ये नेपाल ने चाइना के इशारे पर किया, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। तो कहने का मतलब यही है, चाइना देखो वर्ल्ड के विभिन्न इश्यूज पर इंडिया का साथ नहीं देता। इवन NSG में भी इंडिया को मेंबरशिप नहीं लेने दे रहा है चाइना। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी नहीं लेने दे रहा है। तो फिर इंडिया को चाइना का क्या डर है, ऐसा आज के राइटर बोलते हैं। अब वक्त आ गया है कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट भी बड़े इश्यूज पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले। और सबसे बढ़िया मौका है अभी, जब इंडिया WHO में लीडरशिप रोल प्ले करने जा रहा है। तो इंडिया को एज ए लीडर इस इशू पर स्टैंड लेना चाहिए कि ताइवान भी अगर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मेंबर बनता है तो इंडिया सपोर्ट करेगा। इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये वायरस आखिरकार ओरिजिनेट कैसे हुआ। अगर इंडिया स्टैंड नहीं लेता है तो इंडिया अपने आप को एज ए ग्लोबल लीडर इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ इंडिया के जो पार्टनर कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी इंडिया से बहुत कम होगी। उनको भी लगेगा कि इंडिया बोलता बोलता है, कुछ करता नहीं है। मतलब कुछ करने की बात आती है तो इंडिया सिर्फ फेंस पर बैठा रहता है,
स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पाता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया WHO में इंडिया के लीडरशिप रोल के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी इस एग्ज़ाम के इशू से संबंधित। पहले उस जजमेंट के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए हमारे संविधान का आर्टिकल 30 क्या कहता है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 30 है वो ये कहता है माइनॉरिटीज़ के पास अधिकार है अपने इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का, यानी माइनॉरिटीज़ जो हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे माइनॉरिटी के मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर एडमिशन नीट के थ्रू हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर सरकार कहती है नीट के थ्रू एडमिशन होगा माइनॉरिटीज़ के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज़ के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहते हैं नहीं, हम तो हमारी मर्जी से डिसाइड करेंगे हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में कैसे एडमिशन होगा, क्योंकि हमें इस संदर्भ में फंडामेंटल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 30, हमारी मर्जी चलेगी हम कैसे अपने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करेंगे या फिर इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करेंगे। तो आप बताइए क्या होगा इस डिस्प्यूट में। इसी संदर्भ में अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देखो ये आर्टिकल 30 जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में मेरिट को प्रमोट करने के लिए और एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए और माल प्रैक्टिसेस को कर्ब करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं इस राइट में। अगर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एकेडमिक्स को रेगुलेट किया जाता है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं तो ना सिर्फ ये नेशनल इंटरेस्ट में होगा बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में भी होगा। ये सारी बातें बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है वो मेडिकल कॉलेजेस जो लिंग्विस्टिक या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के द्वारा रन किए जाते हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए नीट का एग्ज़ाम अप्लाई होगा, मतलब नीट में रैंकिंग के आधार पर उन कॉलेजेस में एडमिशन होगा। समझ गए। तो शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि आर्टिकल 30 प्रिवेल होगा या फिर मेरिट प्रिवेल होगी या फिर सरकार जो फैसला लेती है कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हम अप्लाई कर रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें नीट के थ्रू एग्जाम होगा, कौन सी चीज़ दोनों में प्रिवेल होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट का एग्जाम प्रिवेल होगा, वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के द्वारा रन किए जाते हैं वहाँ पे वो अपनी मर्जी से नहीं एडमिशन करवा सकते। एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर भी जो एडमिशन होगा वो नीट के थ्रू होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इस प्रकार से आपने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दी गई उसे रिवाइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी बोली थी अपनी जजमेंट में कि देखो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नीट के थ्रू अगर होगा तो इससे आर्टिकल 14 और बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट होगा। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ से संबंधित है। अब देखो आज के जो राइटर हैं वो इसके अगेंस्ट बोलते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं। काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स राइटर के द्वारा दिए जाते हैं, एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट राइटर ये देते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में नीट के थ्रू एडमिशन ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, यानी इक्वेलिटी के अगेंस्ट है। क्योंकि देखो अगर आर्टिकल 30 में ये बोला गया है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को पूरा हक है, वो अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो इससे सब्सटेंटिव इक्वेलिटी आती है। मैं आपको बताऊं इक्वेलिटी दो प्रकार की होती है। एक फॉर्मल इक्वेलिटी। फॉर्मल इक्वेलिटी का सिंपल मतलब ये है आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, सभी को इक्वल ट्रीट करो, किसी को स्पेशल ट्रीट मत करो। जबकि सब्सटेंटिव इक्वेलिटी का मतलब ये है अगर देखो किसी की सर्कमस्टांसिस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है या फिर किसी ने पास्ट में बहुत ज़्यादा यातनाएं झेली हैं, अच्छे से एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाया है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है, तो फिर उसको अगर बाकी लोगों के बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो वो फिर इक्वालिटी नहीं है। तो मतलब आप जो डिफरेंसेस हैं कि मतलब किसी की सर्कमस्टांसिस खराब रही हैं
तो उन डिफरेंसेस को आप रिकॉग्नाइज करते हो और ऐसे लोगों को अगर आप कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो तो ये मतलब है सब्सटेंटिव इक्वालिटी का। तो राइटर जो कहते हैं कि आर्टिकल 30 हमें अलाउ करता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में हम अपने आप से एडमिशन करें, तो इससे भी सब्सटेंटिव इक्वालिटी आ रही है। हाँ, इतना जरूर है, फॉर्मल इक्वालिटी नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, बट सब्सटेंटिव इक्वालिटी है। ये पहला आर्ग्यूमेंट राइटर के द्वारा दिया जाता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट राइटर ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आर्टिकल 30 को वायलेट करती है, और जबकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी काफ़ी सारी जजमेंट्स में आर्टिकल 30 की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। जैसे लिली कुरियन केस 1978 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला था आर्टिकल 30 जो है ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, विश्वास का आर्टिकल। केरला एजुकेशन बिल 1957 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 30 को एक पवित्र ऑब्लिगेशन बताया था। अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज 1974 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 30 कंसाइंस ऑफ नेशन है। इसके अलावा सीदाज भाई और साभाई एंड अदर्स केस में, ये केस 1962 का है, इसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 30 जो है ये एब्सोल्यूट राइट है। जबकि अभी नीट से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। 1973 का केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 30 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये सारी जजमेंट्स इस तरफ इशारा करती हैं आर्टिकल 30 अनअमेंडेबल है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता और इसको छीना नहीं जा सकता माइनॉरिटीज से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हाल ही की जजमेंट इन सभी जजमेंट्स के अगेंस्ट है। इसके बाद तीसरा आर्गुमेंट राइटर के द्वारा यह दिया जाता है कि भैया आर्टिकल 30 में एक और वर्ड लिखा हुआ है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, वो है ऑफ देयर चॉइस। यहाँ पर देखो आर्टिकल 30 में ये जो चीज़ है ना ऑफ देयर चॉइस, मतलब अपनी मर्जी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इस वर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया जजमेंट देते वक्त। इसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो नीट के थ्रू अगर एडमिशन्स होंगे तो सेंट्रलाइज्ड काउंसिल होगी। अगर सेंट्रलाइज्ड काउंसिल होती है तो बहुत सारी सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की खाली रह जाएंगी, और वैसे भी हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है, तो कुछ सीट्स का खाली रह जाना ये कहाँ तक उचित है, ये तो पूरी तरह से अनुचित है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, TMA पाई फाउंडेशन केस में 11 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा था कि देखो बजाय इसके कि सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए एक टेस्ट हो, एडमिशन प्रोसेस फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इवन 2003 की इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन एंड अनदर केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने इस TMA पाई फाउंडेशन केस की जजमेंट को क्लैरिफाई करते हुए कहा था, अगर देखो कोई इंस्टीट्यूशन है जो पिछले 25 सालों से अपनी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को एडमिट करता आ रहा है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में, तो उस इंस्टीट्यूशन को एग्जाम्पशन दी जा सकती है कॉमन एडमिशन टेस्ट से। समझ गए? मान लीजिए अगर इस जजमेंट को फिलहाल के केस में अप्लाई करें, अगर कोई इंस्टीट्यूशन पिछले 25 सालों से मेडिकल सीट्स के लिए ट्रांसपेरेंट मैनर में एडमिशन करता आ रहा है तो कॉमन टेस्ट यानी नीट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। राइटर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिसेंट जजमेंट में इस पुरानी जजमेंट को भी इग्नोर कर दिया। तो देखो ये सारे तो ऐसे आर्गुमेंट्स थे जो माइनॉरिटीज के एस्पेक्ट से संबंधित थे। अब कुछ जर्नल यानी सामान्य आर्गुमेंट्स भी दिए जाते हैं राइटर के द्वारा नीट के अगेंस्ट। जैसे नीट एग्ज़ाम जो है वो शहर वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा फेवर करता है, क्योंकि ग्रामीण तबकों के जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनको काफ़ी नुकसान होता है जब वो ये कॉमन टेस्ट लेते हैं। ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल तमिलनाडु में तमिल में जो ट्रांसलेशन थी वो काफ़ी ख़राब थी। जैसे देखो यूपीएससी के एग्ज़ाम में, अपने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में हिंदी में ट्रांसलेशन कई बार बहुत ख़राब होती है। इस वजह से हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है।
उसी प्रकार से इस नीट के एग्जाम में तमिल में ट्रांसलेशन इतनी खराब थी कि मामला पहुंचा हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि 49 क्वेश्चंस जिनमें ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा खराब है तमिल में, इनके लिए स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएं। कितने? टोटल 196। लेकिन फिर इस डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को नलीफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी नहीं देखा गया कि किसी कैंडिडेट ने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी किए हैं या फिर नहीं किए हैं, आपने सबको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर दिए, तो आपका डिसीजन गलत है। नीट का एग्जाम काफ़ी बार लीक भी हो चुका है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इन कॉमन एडमिशन टेस्ट से बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट इग्नोर हो जाते हैं। जैसे देखो, एक एस्पेक्ट ये है कि काफ़ी डॉक्टर्स, मतलब कम ही डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो रूरल एरियाज़ में जाकर काम करना पसंद करते हैं। ये भी एक रीज़न है कि रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स की कमी होती है। तो अगर कोई संस्था का मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या फिर किसी कम्युनिटी ग्रुप का कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से जो स्टूडेंट्स पास आउट होंगे तो उनको पहले से ही मोटिवेट किया जा सकता है कि आप पैसों के लिए काम मत कीजिए, आप कम्युनिटी के लिए काम कीजिए, सोसाइटी के लिए काम कीजिए। लेकिन अगर कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, ऐसा राइटर का मानना है। बाकी नॉर्मल आर्गूमेंट्स तो आप लिख ही सकते हो, जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी के ख़िलाफ़ है, स्टेट्स की ऑटोनॉमी के ख़िलाफ़ है, और एक तरफ सरकार सब चीज़ों को डीरेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, तो फिर एजुकेशन को और टाइटली क्यों रेगुलेट करना चाहती है सरकार। ये नॉर्मल आर्गूमेंट्स है, ये आप बहुत सारी जगहों पर लिख सकते हो। तो ये था हमारी नीट का डिस्कशन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्वारंटीन की पॉलिसीज़ में यूनिफॉर्मिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी को कंटेन करने में क्वारंटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब भी आपको थोड़ा सा भी शक है कि इस पर्सन को कोविड-19 हो सकता है, तो उसको 14 दिनों के लिए या तो बोला जाता है कि आप घर में ही क्वारंटीन कीजिए, यानी सेल्फ आइसोलेशन में रहिए। अगर ज़्यादा शक होता है तो स्टेट अपनी फैसिलिटीज़ में, यानी अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने सेंटर्स में उन पर्सन्स को क्वारंटीन करके रखता है। अब देखो, जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं, अब दिल्ली से कई सारे रूट्स पर स्पेशल ट्रेन चली और दिल्ली से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स या फिर दूसरे लोग उन स्पेशल ट्रेन्स के थ्रू अलग अलग सिटीज़ में पहुँचे। तो अब डेफिनेटली देखो, डर तो है, जिन जिन सिटीज़ में दिल्ली से ये लोग गए हैं उन सिटीज़ को डर है कहीं इनमें से कुछ लोग इन्फेक्टेड ना हों, तो उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करके रखा जाएगा। लेकिन कैसे रखा जाएगा, इस चीज़ को लेके अलग अलग व्यूज़ सामने आ रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ के, अलग अलग राज्यों के। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली से स्पेशल ट्रेन के थ्रू जो यात्री बेंगलोर में पहुँचे, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, यानी बेंगलोर के लोकल प्रशासन ने कहा कि आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा और हमने इसके लिए सेंटर्स तैयार किए हैं। तो यात्रियों ने बोला कि हमें पहले तो नहीं बताया गया था कि हमें आपके इस्टेब्लिश किए गए सेंटर्स में अपने आप को क्वारंटीन करना होगा। हमने सोचा कि घर में हम जाके अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, लेकिन लोकल प्रशासन नहीं माना। उन्होंने कहा कि स्टेट के क्वारंटीन सेंटर्स में आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करना होगा। आप यूपी बिहार का एग्जाम्पल लीजिए। यूपी बिहार से इस प्रकार की खबरें आई कि जो यात्री दिल्ली से स्पेशल ट्रेन के थ्रू यूपी बिहार में गए और वहाँ पर स्टेट ने उनको अपने सेंटर्स में जब क्वारंटीन किया तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि फैसिलिटीज़ आप अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग उन क्वारंटीन सेंटर्स को छोड़कर भाग गए। आप एग्जाम्पल लीजिए केरला का। केरला में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा था कि दूसरे देशों से वंदे भारत ऑपरेशन के थ्रू जो यात्री बाय एयर आ रहे हैं केरला में, उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करके रखा जाए केरला के क्वारंटीन सेंटर्स में। जबकि केरला ने यह सजेस्ट किया था 7 दिनों के लिए उन्हें हम हमारे सेंटर्स में क्वारंटीन करवा लेते हैं, बाकी 7 दिनों के लिए वो अपने घरों में हो जाएंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया। जबकि ट्रेन पैसेंजर्स के लिए केरला की सरकार ने अलाउ कर दिया है कि आप घरों में अपने आप को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर सकते हो। तो इन सब एग्जाम्पल्स की सहायता से आपने देखा अलग अलग स्टेट्स की पॉलिसीज अलग अलग हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब देखो धीरे धीरे लॉकडाउन और ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो लोगों की जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी।
तो क्वारंटीन तो करना ही होगा हर एक उस पर्सन को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। लेकिन क्वारंटीन संबंधित पॉलिसीज अगर यूनिफॉर्म नहीं होंगी तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए आवश्यकता ये है कि सभी स्टेट्स एक सर्वसहमति बनाएं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी पर्सन जाता है तो वो कैसे क्वारंटीन होगा, किस केस में कैसे वो क्वारंटीन अपने आप को करेगा। इश्यूज देखो और भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हरियाणा में दिल्ली के साथ लगते जो शहर हैं जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत, बहादुरगढ़, यहाँ से डेली बेसिस पर हजारों लोग दिल्ली में आते हैं काम करने के लिए। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में तो आप इजीली बोल सकते हो लाखों लोग आते हैं। अभी भी बहुत सारे दिल्ली पुलिस में जो लोग काम करते हैं वो हरियाणा के इन शहरों से हैं। अब वो डेली बेसिस पे दिल्ली में आएंगे काम करने के लिए, वापस में वो हरियाणा में जाएंगे तो वो 14 दिनों के लिए अपने आप को क्वारंटीन नहीं कर सकते। और इस चीज़ को लेके विवाद उत्पन्न हो गया था हरियाणा और दिल्ली के बीच। हरियाणा सरकार ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया था। मतलब जो एसेंशियल सर्विसेज में लोग लगे हुए हैं दिल्ली में उनको भी नहीं आने जाने दिया जा रहा था। तो लेकिन अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि ऐसे लोगों को जब वो वापस हरियाणा में जाएंगे, डेली बेसिस पे आते जाते हैं, उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन नहीं करके रखना होगा। अब ये बात सिर्फ हरियाणा दिल्ली की नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें डेली बेसिस पे लोग आते जाते रहते हैं। क्या वो 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करेंगे? इस मामले में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी होगी। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है आर्टिकल में, देखो एक सर्कुलर रिलीज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 10 मई को। उस सर्कुलर में कहा गया था अगर देखो किसी पर्सन में अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं कोविड-19 के या फिर कोई पर्सन एसिम्टोमेटिक है तो वो उसको अलाउ किया जा सकता है वो अपने घर में ही अपने आप को आइसोलेट कर ले, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। जैसे अलग से कमरा होना चाहिए उस घर में, एक केयर गिवर होना चाहिए, डेली बेसिस पे हॉस्पिटल को रिपोर्ट दी जाए। ये अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए किया गया था ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा बर्डन ना हो। अब देखो हर एक पर्सन है तो कोविड-19 का शिकार, लेकिन सिम्टम्स नहीं है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सभी पर्सन्स को अगर हॉस्पिटल में बेड दे दिया जाएगा तो फिर उन पर्सन्स के लिए अगर कंडीशन खराब होती है तो उन पर्सन्स के लिए बेड नहीं बचेगा जिनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि जिनको अभी कोविड-19 तो है लेकिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ कंडीशंस के साथ घर में ही क्वारंटीन करके रखा जाए। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए। सभी स्टेट्स की इस पॉलिसी पर सहमति होनी चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बिहेवियर चेंज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी तक इंडिया में 85,000 के आसपास कोविड-19 के केस सामने आ चुके हैं और केसेस की संख्या एकदम से कम नहीं होने वाली है। अब तो लॉकडाउन में भी सरकार छूट देगी तो केसेस की संख्या बढ़ भी सकती है। तो अब बहुत हद तक दारोमदार जनता पर है, जनता कितनी सावधानी बरतती है, जनता अपने बिहेवियर में किस प्रकार का बदलाव चाहती है ताकि अपने आप को इस बीमारी से सुरक्षित रख सकें। लोगों के बिहेवियर में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमेशा मास्क पहनकर बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा मेंटेन करना, हाथ को बार बार धोना। तो कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं जनता के बिहेवियर में बदलाव आए? इस क्षेत्र में एक मॉडल है हेल्थ बिलीफ मॉडल। किसका है ये मॉडल? डेवलप किया गया था इरविन एम रोजनस्टोक के द्वारा। इन्होंने देखो अपने मॉडल में ये सजेस्ट किया था किसी भी पर्सन का हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर जो है अल्टीमेटली इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर्सन में इच्छा कितनी है इलनेस को अवॉइड करने की, यानी बीमारी को अवॉइड करने की। और इस मॉडल में 2 मेन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं। पहला परसीव्ड बेनिफिट, यानी मतलब जो एक्शन लिया जाना है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है बीमारी को अवॉइड करने में। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ को बार बार धोना या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कोविड-19 को अवॉइड करने में। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है परसीव्ड बैरियर, मतलब रुकावटें क्या क्या हैं जिसकी वजह से लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। अब रुकावट देखो कोई भी हो सकती है। जैसे आपके नज़दीक कोई पर्सन एकदम से आता है, बहुत लोगों में ये हिचकिचाहट होती है कि उसको हम एकदम से बोलेंगे कि भाई दूर हट जाओ,
तो शायद उस पर्सन को बुरा लगे, रूड महसूस हो, तो इसलिए बहुत से पर्सन हिचकिचाते हुए बोलते नहीं हैं, खुद पीछे हट जाते हैं, लेकिन कई बार बस मन में रह जाती है बात और सामने वाला पर्सन बहुत नज़दीक आ जाता है। तो ये एक फैक्टर है, ये एक बैरियर है कि हम नहीं बोल पाते दूसरे पर्सन्स को कई बार एकदम से कि आप दूर हट जाओ, डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखो। कुछ लोग बोल देते हैं, मतलब सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा जागरूकता पैदा कर दी जाए कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, तो ऐसा बोलना रूड नहीं है, तो फिर सारे पर्सन्स बोल सकेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा नज़दीक आता है कि प्लीज़ मेंटेन ए सोशल डिस्टेंस, सामने वाला भी इसको रूड सेंस में नहीं लेगा। तो इस बैरियर को हमें ख़त्म करना है। आप एक और बैरियर मान लीजिए, रिसोर्सिस। अब देखो, आप बोल रहे हो किसी पर्सन को आप बार बार हाथ धोइए, अब पानी ही नहीं है, साबुन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं रिमोट एरियाज में, रिसोर्सिस की कमी है, तो ये एक बैरियर है जिसकी वजह से बिहेवियर में बदलाव नहीं आएगा। मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। लोग ओपन डेफिकेट क्यों करते थे बहुत सारे? क्योंकि टॉयलेट्स नहीं होते थे। सरकार ने टॉयलेट्स बना दिए, रिसोर्सेज अवेलेबल करवा दिए कि अब आप ओपन डेफिकेट मत कीजिए। उसी प्रकार से आपको बहुत सारी जनता को रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने होंगे, मास्क देने होंगे, सैनिटाइजर देने होंगे, पानी उपलब्ध करवा के देना होगा, साबुन देना होगा, ताकि वो इन आदतों को अपनाएं। अब एक चीज ये भी बोली जाती है कि आमतौर पे धारणा ये होती है कि लोगों को सीधा सीधा जागरूक कर दिया जाए तो लोग अपने बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। अब देखो, सभी को ये बात पता है कि सिगरेट पीने से नुकसान होता है, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं ना। नॉलेज है उनको कि सिगरेट पीने से फेफड़े खराब होंगे, फिर भी वो पीते हैं। तो मतलब सिर्फ नॉलेज की सहायता से आप किसी का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं कर सकते। बहुत बार इमोशंस का सहारा लिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च को कहा था कि आप जनता कर्फ्यू में रहिए पूरे दिन के लिए, तो अपने उस स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे इमोशंस को इन्वोक किया था, जैसे पैट्रियोटिज्म। अगर आप जनता कर्फ्यू में रहते हैं तो मतलब आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज ये भी इन्वोक की थी अपने स्पीच में, सिंपैथी, एम्पैथी। किनके प्रति? कोरोना वॉरियर्स के प्रति, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। तो आमतौर पर जनता में इमोशंस जाग जाते हैं जब सिंपैथी, एम्पैथी की बात आ जाती है। लेकिन बात यह है कि इन इमोशंस को, पैट्रियोटिज्म को, एम्पैथी को, सिंपैथी को, अफेक्शन को लंबे समय के लिए इन्वोक करके नहीं रखा जा सकता। एक बार के लिए, 2 बार के लिए तो किया जा सकता है, और ये किया भी गया बहुत सारे देशों में, जैसे इटली में, सिंगापुर में, सब देशों में अलग अलग तरीकों से। जैसे सिंगापुर में ये बोला गया कि पर्टिकुलर समय पर सभी लोग गाना गाएंगे कोरोना वॉरियर्स के लिए, एकजुटता को शो करेंगे। इटली में लाइट जगाई गई, हमारे देश में भी लाइट जगाई गई थी 9 बजे। तो हर एक देश में इमोशंस को इन्वोक किया गया, लेकिन ये जो इमोशंस हैं इनकी सहायता से लंबे समय तक आप किसी के बिहेवियर में बदलाव नहीं ला सकते। लंबे समय तक आपको बिहेवियर में बदलाव लाने हैं तो उन्हीं 2 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स पे फोकस करना होगा। एक तो परसीव्ड बेनिफिट्स, जनता को पता लगे कि ये आदतें आप अपनाओगे तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ये बात दिमाग में बैठ गई तो बहुत सारे लोग अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे। लेकिन सिगरेट वाला एग्जांपल याद कीजिए, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं चेंज करेंगे, उनको पता है फिर भी। तो उनके लिए एक डिसइंसेंटिव जैसा एलिमेंट क्रिएट किया जा सकता है। जैसे देखो, स्वच्छ भारत अभियान जब चला तो इतनी जागरूकता पैदा हो गई कि पब्लिक में कूड़ा फेंकने पर शर्म आने लग गई। लोगों को डर लगने लग गया कि पब्लिक में कूड़ा फेंकेंगे तो कोई टोक देगा, बेइज्जती हो जाएगी। तो इस शर्म वाले एलिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। अब बहुत कम लोग पब्लिक में कूड़ा फेंकते हैं। उसी प्रकार से आप डिसइंसेंटिव क्रिएट कर दो, समाज में इतनी जागरूकता फैलाओ कि अगर कोई बिना मास्क के बाहर पहनता है तो उसको दूसरे लोग टोकने लगे कि भाई क्या कर रहे हो। उस पर्सन को थोड़ा बहुत, अब ये वर्ड पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ह्यूमिलिएशन का सामना हो तो फिर कोई बिना मास्क के बाहर निकलेगा ही नहीं। और सबसे लास्ट में आप बैरियर्स को पहचानो कि लोग क्यों नहीं इन आदतों को फॉलो कर रहे हैं, और फिर उन बैरियर्स को एड्रेस करने की कोशिश करो। इस प्रकार से आप चलते जाओगे तो धीरे धीरे लोगों के बिहेवियर में बदलाव आता जाएगा। देखो, ड्रग या फिर वैक्सीन डेवलप होने में समय लग सकता है, तब तक हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा, और वायरस के साथ जीने के लिए अपने बिहेवियर में बदलाव लाना ही होगा, अदरवाइज केसेस की संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, किससे संबंधित? सोशल बिहेवियर से संबंधित।
और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 4 आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए डिटेल से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।